नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम वर्षों से आप तक खेती किसानी और साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाता आया है और आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बता दें, कोविड महामारी के चलते भी हमारे किसान भाई हों या हमारे पशुपालक भाई हों, वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कुछ सावधानियां जरूर बरतें। इस संकट की घड़ी में किस तरह से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के बारे में बताने के लिए हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें आपको, हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ। मनुष्य के लिए प्राकृतिक संसाधन किसी भी वरदान से कम नहीं है। जमीन पर आसानी से फसलें लगा लेते हैं और साथ ही साथ पानी की बात करें तो बड़ी ही आसानी से मछली पालन भी किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल स्थित बेलडांगा झील जो है वो मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है और इसी चलते बैरकपुर स्थित जो केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सिफरी है, वो यहाँ पर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। किस तरह के कार्य इस दिशा में किए जा रहे हैं, जानने के लिए आइए आपको दिखाएं हमारी ये रिपोर्ट। बेलडांगा एक ऑक्सोबो झील है। आसपास के गांवों में रह रहे बहुत लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। 1958 से इसकी देखरेख और प्रबंधन का काम बेलडांगा बैरकपुर मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड के हाथों में है। घोड़ी की नाल के आकार वाली इस झील का फैलाव मानसून के दौरान 62 हेक्टेयर तक हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इसकी प्रकृति बहुत ज्यादा सुपोषी है, जिसकी वजह से बरसात के दौरान इसमें ढेर सारे जलीय पौधे उगाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैरकपुर स्थित मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पेन कल्चर टेक्नोलॉजी यानी घेरा संस्कृति को अपनाया। मछली पालन की इस विधि से आसपास के गांवों में मौजूद मछुआरों की आजीविका में सुधार होने वाला था। इस काम के लिए सिफरी ने W3 परियोजना और अनुसूचित जाति उप योजना का सहारा लिया और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आर्द्र भूमि प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। संस्थान ने 2019 में बेलडांगा झील को अपनाया। बेसलाइन आंकड़ों को इकट्ठा करने और शुरुआती हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद संस्थान ने 0.1 हेक्टेयर वाले करीब 5 सीफरी पेन HDPE यानी घेरों का निर्माण किया। इनमें भारतीय प्रमुख कार्प्स के उन्नत बच्चों को जमा किया गया, जबकि ग्रास कार्प के बच्चों को अलग घेरे में इकट्ठा किया गया। इन घेरों में मछलियों को वैज्ञानिक रूप से आहार दिया जाता है और वैज्ञानिक रूप से ही उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। 3 महीने बाद मछली के बच्चों को झील में छोड़ा गया। संस्थान ने मछुआरा सहकारी समिति को मछली बीज, आहार, बांस से बनी हुई एक तरह की नाव की जानकारी दी। 2020 में करीब 28,307 किलो मछलियों का उत्पादन हुआ और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 629 किलो रही। इस तरह मछुआरों की आय में लगभग 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बेहतर उत्पादन के बाद स्थानीय मछुआरों ने इन सीटू बीज पालन के लिए उसी झील में 2 और कलमें तैयार की, जबकि बेलडांगा सोसाइटी के लोगों की सक्रिय भागीदारी से उन्नत मछली के बच्चों वाली 7 कलमों का संग्रहण किया गया। 2021 की पहली तिमाही में सोसाइटी ने 6,190 किलो की उपज ली। ये उपज पिछले साल की तिमाही के उत्पादन की तुलना में 27.6% ज्यादा थी। हालांकि कोविड-19 की वजह से मछली पकड़ने की गतिविधियां कम कर दी गई है। इसके बावजूद उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्पादन में ये बढ़ोतरी झील आश्रित मछुआरा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस समुदाय के बारे में अध्ययन करने पर ये पाया गया है कि बेलडांगा से सटे गांवों में प्रति व्यक्ति मछली की खपत औसतन 53 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस तरह सिफरी की कोशिशें कमजोर मछुआरा समुदाय के लिए आशा की किरण लेकर आई है।
साथ ही अच्छी कमाई से मछुआरों का पलायन कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सिफरी की टीम स्थायी आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए पुरुष और महिला दोनों तरह के मछुआरों को जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे आर्द्र भूमि पर निर्भर समुदाय को आजीविका और पोषण सुरक्षा मिलेगी। अब कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह के कार्य पशुपालन के क्षेत्र में करना आपके लिए सही रहेगा, आइए जानने के लिए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। HS एवं BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से। किसान भाइयों बहनों, कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से जो सफलतापूर्वक मछली पालन कर रही हैं और इसके साथ साथ ही धान की खेती में भी उन्होंने सफलता हासिल की है और इसी अपनी मेहनत के चलते उन्होंने काफी नाम भी कमाया है। बता दें आपको, ये है असम राज्य के नवगांव जिले की अमिया देवी। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की दास्तान। यहाँ चावल और सरसों के साथ साथ जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनकी भी खेती होती है। चावल के अलावा रबी की फसल भी यहाँ ज्यादा होती है। पर अमिया देवी ने इन सब के साथ साथ मछली पालन में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। सिर्फ एक खेती ना करके इन्होंने मल्टी क्रॉपिंग की तकनीक को अपने खेतों में इस्तेमाल की। आगे अमिया देवी बत्तख और बकरी पालन करने के बारे में भी सोच रही हैं। फिलहाल धान और मछली से अमिया देवी साल में अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। तालाब में पाली हुई मछली को हर 2 दिन में खाना खिलाना पड़ता है। उसके धान की मिल से लेयर्स और सरसों से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स, जिसे खली हुई कहते हैं, वो खरीद लेती हैं। एक बार में 10 से 12 किलो दाना देना पड़ता है। उनकी खेती से लगभग 10 से 12 लोग जुड़े हुए हैं। नागांव जिले में ऐसे 2 बाजार हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। ये सब करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने इनकी बहुत सहायता की।
शुरू से ही कृषि विज्ञान केंद्र ने कृषि से संबंधित अमिया देवी के हर काम में उनका साथ दिया। अमिया देवी को कभी भी बीज खरीदकर खेती करने की जरूरत नहीं पड़ी। कृषि विज्ञान केंद्र ने हमेशा उन्हें उन्नत प्रजाति के बीज देके उनकी सहायता की और खेती के लिए हर तरह की तकनीक के बारे में अमिया देवी को प्रशिक्षित किया। उनकी आगे की बत्तख और बकरी पालन की योजना को भी सफल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उनकी हर तरह से मदद कर रहा है। मछली को दाना देने से लेकर धान की उन्नत प्रजाति को मुहैया करने तक, कंपोजिट खेती का आकार बनाने से लेकर हर सीजन के हिसाब से होने वाली खेती करना, इन सब में अमिया देवी और सभी किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र ने भरपूर साथ दिया है। आज भी अमिया देवी कृषि से संबंधित कई तरह की जानकारियां कृषि विभाग से लेती रहती हैं और इसके लिए वो दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ उठा सकें। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया और इस पर क्या कुछ खास आयोजन किए गए, साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे देश में क्या कुछ खास कार्य किए जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए। इन तमाम बातों के बारे में हमें जानकारी दी पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, बताते हैं आपको। सर, हमारा जो देश है वो लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से नंबर 1 पर दुग्ध उत्पादन में बना हुआ है। सर, क्या विदेश में इसके जो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं प्रोडक्ट को, मिल्क प्रोडक्ट को, सर उसका अभी क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है तो हमारे यहाँ पे कई सारी कारण हैं जिसके कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस के जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ या श्रीलंका हुआ या इस तरह के जो देश हैं आस पड़ोस की, चाइना हुआ, ये सब काफ़ी मात्रा में दूध का और दूध के प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे देश में हम इंपोर्ट दूध का नहीं करते हैं और दूध के प्रोडक्ट का बहुत ही मिनिमल इंपोर्ट होता है, जबकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को 100% मीट करते हैं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना है, तो ये डेयरी सेक्टर जो है इसमें हम थोड़ी आत्मनिर्भर हैं। अब दूसरा सवाल आपने जो किया कि हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें, तो एक्सपोर्ट में अभी हमारा जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है डेयरी प्रोडक्ट का, उसमें हमारा अंश करीब 1% के आसपास है। लेकिन हम इसको 2025 तक 10% तक ले जाना चाहते हैं। तो 10% ले जाने के लिए यहाँ पे कई सारे उसके लिए
इनोवेटिव स्कीम्स ली जा रही हैं। और उसके लिए जैसे हम लोगों ने बीमारी को दूर करने के लिए, जैसे एफएमडी और ब्रुसेलोसिस बीमारी को दूर करने के लिए जो एफएमडी मुक्त भारत का जो नारा दिया है, उसकी ओर हम लोग तत्पर तरीके से काम कर रहे हैं। उसी तरह से ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। उसी तरह अफोर्डेबल क्वालिटी फॉडर एंड फीड जो पशुओं के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए जो आत्मनिर्भर पैकेज में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अनाउंसमेंट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली बार सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा डेयरी प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सेक्टर में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, उसके लिए जोर दिया जा रहा है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं वो उसका एक ही एम है कि हम डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करा सकें और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम एक्सपोर्ट के लायक कैसे बना सकें, जिससे कि हम आज की तारीख में जो 1% हमारा वर्ल्ड में के डेयरी प्रोडक्ट के ट्रेड में योगदान है वो 10% हो। जो मिल्क के प्रोडक्ट है इसमें काफ़ी मिलावट की संभावना होती है। और सर अभी देखा भी जाता है कि जैसे आपने भी बताया कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है इसमें सर जब तक हम क्वालिटी में सुधार नहीं करेंगे तब तक हमें विदेश में इसके प्रोडक्ट को ले जाना थोड़ा मुश्किल है सर। तो इसके लिए मंत्रालय क्या करे? देखिए, जैसा कि क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में आपने जो कहा, तो आज की तारीख में जो डिमांड है, स्पेशली कोविड के बाद तो और ज़्यादा डिमांड है कि क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो कंज्यूमर है वो जितना भी दाम मांगिए देने के लिए तैयार है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने 2019 में एक स्पेशल प्रोजेक्ट चालू किया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिसमें हम डेयरी कंपनियों को क्वालिटी टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मशीनरी हैं उसको हम लोग उनको अवेलेबल करा रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो क्वालिटी टेस्टिंग का काम जो है वो वहीं इनिशियल लेवल पे कैसे हो जाए उसके लिए ज़ोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग एक और कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं जिसको कि हम लोग अभी पायलट स्टेज में हैं, जिसमें कि जिसको हम लोग लाइफ स्टैक बोल रहे हैं, डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन की तरह। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सारा प्रोसेस को में ट्रेसेबिलिटी कैसे बिल्ड करी जाए और कैसे सारे को डिजिटाइज किया जाए फार्म से लेके और कंज्यूमर की प्लेट तक। उसके लिए पूरा डिजिटाइजेशन का जो नेटवर्क है उसका हम लोगों ने एक मॉडल, एक खाका तैयार किया है, जिसको कि हम लोग अभी पायलट की तरह उत्तराखंड ज़िले के 2 ज़िलों में, उत्तराखंड स्टेट के 2 ज़िलों में हम लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं और उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मिला के इंक्लूडिंग जो क्वालिटी के ऊपर जो काम हो रहा है और जो बीमारियों को दूर करने का काम हो रहा है और फीड एंड फॉडर को क्वालिटी फीड एंड फॉडर कैसे अवेलेबल कराया जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सब से होगा कि क्वालिटी जो है वो दूध की और दूध के प्रोडक्ट की दिन ब दिन और बेहतर होती चली जाएगी। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए तो हमारी सरकार प्रयासरत है ही, साथ ही साथ पशुपालन को भी और बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हमारे पशुपालकों को लाभ मिल सके, उनकी भी उन्नति हो सके। तो किस तरह की योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट,
व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में हमारे किसानों की या फिर कहें कि हमारे पशुपालकों की उन्नति हो सके, इसके लिए भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि कई तरह की मोबाइल ऐप्स यहां पर विकसित की गई हैं ताकि हमारे किसान या फिर कहें कि हमारे पशुपालक घर बैठे बैठे ही पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकें। एक ऐसी ही मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका नाम है बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप। क्या कुछ खास है इस मोबाइल ऐप में, आइए आपको बताते हैं। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप ये एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारी ट्विटर प्लेट पर नजर डालने का। बता दें आपको, हमारी ट्विटर प्लेट पर दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाली महिला के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आइए इस पर विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां आपको दी गई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।